देखो, कैपिटल मार्केट्स में हमारे पास हमने समझ लिया था कि वो आपके जो सेविंग्स हैं, उनको इन्वेस्टमेंट्स और क्या कहते चैनलाइज़ करता है सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट और डिफरेंट यूजेस के लिए। ओके, ये तो हमने पढ़ रखा था कैपिटल मार्केट क्या होती है। अब आ जाओ फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट है कि ये लिंक है बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के जो हाउस होल्ड है उससे पैसा अरेंज करके सेविंग्स को लेके वो इन्वेस्टर्स जो कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रोवाइड करता है। सेकेंडली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करती है। जो आपकी कैपिटल मार्केट है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स, इसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, जबकि मनी मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। फिर ये यूटिलाइज़ करता है इंटरमीडियरीज़ को, जैसे बैंकर्स को, ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को, उनकी हेल्प से शेयर्स को बेचने में हेल्प लेता है। तो ये एक अनदर इम्पोर्टेंट है। ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब अगर आप ये कहते हो कि हमारी कंपनी की आज की कीमत 500 करोड़ है, तो वो आपको रियलाइज़ करवा के देगा मार्केट से जब आपके शेयर्स जो आपने बेचे 100 करोड़ के मार्केट में 5 गुना कीमत पे अगर वो बिक जाते हैं तो इसका मतलब आपके 100 करोड़ की वैल्यू आज की डेट में 500 करोड़ है। और ये एस्पेक्ट जो होता है इसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उसके कारण अगर आपकी डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है तो आपकी कैपिटल वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो आपकी वैल्यूएशन गिर जाएगी। जैसे बर्गर किंग के साथ हुआ तो पहले दिन तो वो 20% बढ़ गया और अब उसकी वैल्यू क्या कहते हैं नेगेटिव टेरिटरी में चले गया। तो जिसने अगर 1 लाख रुपया लगाया है बर्गर किंग में तो आज उसके शेयर की कीमत रह गई है 73,000 रुपीज। मतलब 3 दिन के अंदर ही ऊपर नीचे इतना ज्यादा हो गया है वो। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन है। फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है कैपिटल मार्केट। ये तो है इसके फीचर्स। हमने ये कर लिया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये कर लिया है। डिफरेंस क्या है? ये नए शेयर्स को बेचता है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स और सेकंड हैंड शेयर्स को। यहाँ पे डायरेक्टली इश्यूड बाय कंपनी होती है, ये ट्रांसफर होता है बिटवीन द इन्वेस्टर्स ओनली। ये कैपिटल फॉर्मेशन में डायरेक्टली हेल्प करता है, ये इनडायरेक्टली हेल्प करती है सेकेंडरी मार्केट। ओके, ये ऑल कंपनीज कैन एंटर इनटू प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल फ्रॉम द ऑपरेशंस। ओके, जबकि सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट में वही परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं। फिर इसमें कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं फिक्स होती है। इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन है जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इनकी सिक्योरिटीज की प्राइसेस फिक्स होती हैं। ये यहाँ पे प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। ओके, तो ये आपके पास है। फिर आ जाओ, आपके पास फंक्शंस क्या हैं स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, सबसे पहला है फंक्शन के ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है। जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे जाती है तो हम एनालाइज करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो रही है या डिक्लाइन कर रही है। जबकि अभी जो सिचुएशन चल रही है, अगर आज की डेट में कोई कहे कि 46,000 पे आपकी मार्केट पहुंच गई है तो वो आपके इकोनॉमी का ट्रू रिफ्लेक्टर है, अब नहीं रह गया है। क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड मार्केट के साथ लिंक अप हो गया, वहां से सरप्लस पैसा आपकी मार्केट में आ रहा है, बाइंग सेलिंग हो रही है। एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटीज तो बिल्कुल डिफरेंट है। ग्राउंड पे तो नौकरियां खत्म हो रही हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं, बट फिर भी स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। तो स्टॉक मार्केट जो बढ़ रही है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 50 कंपनीज है, उसमें से 5 से 7 कंपनीज के शेयर बढ़ रहे हैं, बाकी गिर रहे हैं। या आप ये कह लो कि 500 कंपनीज हैं तो सिर्फ जो 50 कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के शेयर बढ़ रहे हैं, बाकी 450 कंपनीज के शेयर नहीं बढ़ रहे। ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनीज हैं बड़ी, उन्हीं के शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, बाकी कंपनीज के इतने शेयर ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि बर्गर किंग 3 दिन पहले लॉन्च हुआ था। 100 रुपए का शेयर 125 रुपए तक गया और अब वो गिर के
क्या कहते हैं 100 से भी नीचे चले गया। तो जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था वो अब 73,000 का रह गया। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है जब वो ट्रू इकोनॉमी के साथ लिंक्ड अप हो। मगर अगर वो फॉल्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के साथ लिंक अप होना शुरू हो जाए तो वो कई बारी आपको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देता। बट स्टिल यू हैव टू राइट दैट the stock markets, the movement of the stock market is helping us understand whether the stock market is booming or whether the economy is booming or declining. अगर तो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब मार्केट्स अच्छा, इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है, और अगर स्टॉक मार्केट डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ है। फिर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है तो प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, और अगर आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस आपकी डिक्लाइन कर जाएंगी। तो ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसे है कि आपकी हर ट्रांजैक्शन को रजिस्टर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी पेमेंट, डिलीवरी, सारा का सारा एक सिस्टम डेवलप्ड है। तो इसलिए उसमें कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो दैट इज द अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच ऑन विच द स्टॉक एक्सचेंजेस आर वर्किंग। ओके, इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं कि जब भी आपको पैसा रेज करना है, कंपनी को नया पैसा रेज करना है, वो स्टॉक मार्केट में जाके लोगों को शेयर बेच के पैसा रेज कर सकती है, और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है, नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। तो ये मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टॉक मार्केट आपको हेल्प करती है बाय अरेंजिंग द सरप्लस फंड्स अवेलेबल विद द savers to which is channelized to the investor for the developmental programs. Okay, फिर है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का मतलब ये है कि लोगों में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक जिज्ञासा क्रिएट करती है। जैसे अब स्टॉक मार्केट देखो, एकदम एक बारी तो क्या कहते हैं, जब आपका क्या कहते हैं कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब तो स्टॉक मार्केट एकदम से नीचे गिर गई थी। ओके, रिलायंस का शेयर 800 पर चले गया था, बट आज की डेट में 2000 प्लस पे चल रहा है। तो वो क्या है कि आपको लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिला रही है, उनमें एक मतलब इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दिया दैट इफ यू वांट टू मेक मनी, यू वांट टू ग्रो योर फंड्स, देन यू हैव द इक्विटी शेयर मार्केट अवेलेबल। वहां पे ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा के आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इक्विटी कल्ट मतलब लोगों के अंदर इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने का क्रेज एस्टेब्लिश करती है, और उनको इंफॉर्मेशन देती है, उनको वे आउट्स बताती है, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू ग्रो योर मनी। तो ये जो एस्पेक्ट है ये है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट है। फिर प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। अगर स्टॉक मार्केट नहीं हो तो आप स्पेकुलेट कैसे करो, और अगर स्पेकुलेशन के चांसेस नहीं है, स्पेकुलेशन होता है कि अप एंड डाउन होने के चांसेस। ओके, कि अगर आप कहो कि कल बारिश होगी तो ये स्पेकुलेशन है, या कल आंधी आएगी ये स्पेकुलेशन है। तो अगर ये स्पेकुलेशंस ना हो तो आपकी प्राइस, जो शेयर्स की वैल्यू है वो एक लेवल पे ही सस्टेन करेंगी। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा स्पेस है जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है ड्यू टू डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, लीगल एस्पेक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, वर्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे आपकी स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। तो वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से अप एंड डाउन जब होता है तो स्टॉक मार्केट मूव करती है। तो ये स्टॉक मार्केट आपकी एक्टिविटीज को स्टेगनेट ना रख के अप एंड डाउन होने के चांसेस को एक स्पेस क्रिएट डेवलप कर स्पेस प्रोवाइड करती है। तो विद द हेल्प ऑफ विच द वैल्यू ऑफ शेयर्स मूव अप एंड डाउन, एंड हेंस पीपल अर्न और लूज मनी आउट ऑफ दैट। ओके, फिर है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है कि आप इजीली अपने शेयर्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ओके,
That is what the liquidity is. So it is making you available the readily available stock market. Okay, and through that you can buy and sell the shares. कभी भी अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके पास लिक्विडिटी है। फिर है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं उनको आप अपने हिसाब से बेटर एलोकेट कर सकते हो, आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड्स और थ्रू इक्विटी मार्केट। आप कंपनीज के पास इन्वेस्ट कर सकते हो और वो उस पैसे को फर्दर यूटिलाइज करके डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में लगा के आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। इट प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि ये आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है थ्रू विच यू सेव द मनी विच यू आर अर्निंग एंड देन चैनलाइज योर सेविंग्स इनटू द इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए ये फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ओके, फिर आ जाओ आपके पास ट्रेडिंग प्रोसीजर। सबसे पहला ट्रेडिंग प्रोसीजर है कि आप एक ब्रोकर को सिलेक्ट करते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अपना एक डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट खोलते हो। फिर आप उसको जो शेयर्स आपने खरीदने हैं उसका ऑर्डर प्लेस करते हो। फिर दे मैच, वो जो ब्रोकर है वो मैच करता है शेयर का विद द बेस्ट प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे आप कहते हो, आपने कहा कि 30 रुपए के आसपास खरीद ले, तो अगर उसको 30 रुपए 35 पैसे पे मिल रहा है शेयर, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या 30-35 पे खरीद लूं, 30 रुपए 35 पैसे पे, क्योंकि इससे नीचे नहीं जा रहा है। तो आप अगर उसे अलाउ कर देते हो तो वो उसे एग्जीक्यूट करता है ऑर्डर को। एग्जीक्यूट करने का मतलब खरीदने के बाद या बेचने के बाद वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है कि मैंने इतने आपके शेयर्स बेच दिए या इतने आपके लिए शेयर्स खरीद दिए। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के नोट के ऊपर डिलीवरी एंड पेमेंट का सिस्टम बताया जाता है कि कितने दिन में डिलीवरी होगी आपको शेयर्स पे और कैसे पेमेंट की जाएगी, आप पेमेंट कैसे करोगे या आपको पेमेंट कैसे होगी। फिर वो सेटलमेंट साइकिल है T+2 डेज, ट्रांजैक्शन के 2 अगले दिन में क्या कहते हैं वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है। और विद इन 2 डेज आप पे आउट कर देते हो और उसके बाद आपको डिलीवरी ऑफ शेयर्स हो जाती है, या आपको मिल जाएंगे या आप उसको दे दोगे, वो पेमेंट कर देगा आपको। आपको पेमेंट मिल गई तो आपको डिलीवरी ऑफ शेयर्स कर दोगे, या आपने पेमेंट कर दी तो आपको शेयर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये आपका है ट्रेडिंग प्रोसीजर, यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, ये ऐसे स्टार्ट हुआ। और इसके बाद यहाँ से, ठीक है, ये आपके पास ट्रेडिंग प्रोसीजर है। ओके जी। फिर अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपने फिजिकल शेयर्स को आप इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हो। पहले क्या होता था कि आपके शेयर्स के सॉइल होने का, गुम हो जाने का, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते थे। अब हमने क्या किया, उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपकी डिग्रीज को डिजिटल फॉर्मेट में डिजी लॉकर में भेज देते हैं, वैसे ही डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट है जिसमें आपके शेयर्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके डीमैट अकाउंट में डाल देते हैं। तो सेफ्टी एंड कन्वीनियंस हो जाती है आपको उन शेयर्स को होल्ड करने का। इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो, इजीली प्लेज कर सकते हो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। पेपर वर्क आपका खत्म हो गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी खत्म हो गई। ठीक है। तो इसमें ऑड लॉट्स कैन आल्सो बी ट्रेडेड, एक शेयर बेचना चाहते हो तो वो भी बेच सकते हो। ओके। और नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है डीमैट अकाउंट में आपके पास। फाइन। फिर आप आगे चलते हैं और डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। पहले आप एक डिपॉजिटरी को चूज करते हो, NSDL या CDSL। आपके पास दो डिपॉजिटरीज हैं, उनमें से कोई एक चूज करोगे।
फिर आप उसके पास फॉर्म सबमिट करोगे डीमैट अकाउंट खोलने का। वो आपके से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी। तो वो नो योर कस्टमर के नॉर्म सारे फुलफिल करने हैं। फिर वो वेरिफिकेशन करेगा और साइन करेगा, एग्रीमेंट होगा साइन आपका, देन यू विल गेट ए बीओ आईडी नंबर, मतलब आपका बैंक डीमैट अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो ये आपके पास डीमैट अकाउंट खोलने का प्रोसीजर है। ओके, फिर आ जाओ, आपके पास डिपॉजिटरी हैं, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, इशूइंग कंपनियां और इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी ये है आपके पास ये सिलेबस में? मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, बताओ। सर मेरे में तो फिर इस डीमैट चैप्टर वाली में बात से तो कोई तो नहीं कुछ है। भी नहीं कटा। ये वैसे डिपॉजिट कटा तो कुछ नहीं है। ये नहीं है मेरे ख्याल से, देख लेना। सर कटा तो कुछ नहीं है इस चैप्टर से। वो तो पता है मगर ये नहीं है ये। चलो डिपॉजिटरी बता देता हूँ। डिपॉजिटरी एक बेसिकली इज कंपेयर टू ए बैंक। ओके, ये आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ओके, ये एक सिस्टम क्रिएट करता है जिसमें सिक्योरिटीज ऑफ एन इन्वेस्टर्स आर हेल्ड बाय डिपॉजिटरी ऑन बिहाफ एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक। ये स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम को प्रमोट करता है। ये है आपके पास डिपॉजिटरी। फिर है पार्टिसिपेंट। क्या होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक रजिस्टर्ड एजेंट होता है डिपॉजिटरी का। ठीक है, इट इज थ्रू डीपी दैट एन इन्वेस्टर गेट्स द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी। मतलब जो बैंक की सर्विसेज हैं वो इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आपको, मतलब जो पिछला डिपॉजिटरी था उसके लिए डीपी होना जरूरी है। इस डीपी के थ्रू ही आपको डिपॉजिटरी की सर्विसेज मिलती हैं। To avail this services, one has to open a depository account with the DP। इस DP के साथ पास आप क्या खोलोगे, जो CDSL और NSDL हम कहते हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, उसके पास आप एक डिपॉजिटरी अकाउंट खोलते हो और वो आपके शेयर्स को डीमेटेरियलाइज कर देता है वहां पे। ओके, ये बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक, ये कोई भी आपके पास है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी नॉन बैंकिंग या स्टॉक ब्रोकर, ये सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं और ये सेबी से अप्रूवल लेके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनते हैं। ओके, अब इसके बाद है कि फिर इन्वेस्टर हो गया और क्या कहते हैं उसमें हमारे पास और क्या था, एक इन्वेस्टर था और एक इशूइंग। इशूइंग कंपनी तो जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, और इन्वेस्टर जिसके शेयर्स में जिसने इन्वेस्ट किया है। तो हमारे पास बेसिकली डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमने समझना था कि वो कौन होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो एस्पेक्ट्स थे। ठीक है, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है सेबी। क्या है सेबी? वो बॉडी है जो रेगुलेट करती है फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट टू प्रमोट हेल्दी एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट। ठीक है, ये 1988 में हुई थी, नॉन स्टैच्यूटरी है, इसके पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है एंड इट इज नॉट एबल टू एक्सरसाइज एनी कंट्रोल ओवर द स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। तो इनइफेक्टिव थी 1988 में। तो इससे बाद में 1992 में हमने स्टैच्यूटरी पावर्स दे दी और एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दी, इसकी लीगल एग्जिस्टेंस क्रिएट कर दी, परपेचुअल सक्सेशन क्रिएट कर दी। बट फिर भी इसके पास ये है, वॉचमैन है हु कैन बार्क बट कांट बाइट। ये सभी के साथ कहा जाता है कि ये ऐसा वॉच डॉग है जो सिर्फ भौंक सकता है बट काट नहीं सकता। ओके, अब इसका रोल क्या है? ये प्रोवाइड करता है मार्केट प्लेस टू द इश्यूअर्स टू रेज द फंड्स फॉर इन एन इजी, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर, ताकि वो उस पैसे को यूज कर सके फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। इन्वेस्टर्स को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट वेयर दे कैन बाय एंड सेल देयर शेयर्स विद एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ओके, और इंटरमीडियरीज को एक स्पेस प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज एंड एक्सपेंड करने की मार्केट। जैसे ब्रोकर्स हैं तो ब्रोकर्स अंडरराइटर्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जिससे वो अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड कर सकें with by rendering services to the investors and the issuers। तो ये
जो आपके पास है ये बेसिकली ये रोल ऑफ सेबी है आपके पास। ओके, फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटीज। तो ये आपके पास है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, स्टडी फ्लो ऑफ सेविंग्स, ये एक बेसिक काम है। फिर क्या है, रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस, ये भी इसका काम है। फिर प्रमोट एफिशिएंट सर्विसेज बाय ब्रोकर मर्चेंट बैंकर्स, ये सारा काम है सेबी का। फाइन। फिर आपके पास है तीन फंक्शंस हैं, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी। अब प्रोटेक्टिव फंक्शंस में प्राइस रिगिंग को चेक करता है, मतलब जबरदस्ती प्राइस या तो लो कर दी गई या जबरदस्ती प्राइसेस को बहुत ज्यादा ऊपर उछाल दिया गया, तो उस चीज से बचाने के लिए ये सेबी एक्ट करती है। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग के, आपको अंदरूनी खबर है कि कल को प्रॉफिट्स डूबने वाले हैं कंपनी के, तो आप अपने शेयर्स पहले ही बेच दो, या आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होंगे, कंपनी बोनस डिक्लेयर करने जा रही है, आपको इन्फॉर्मेशन पहले से हो गई तो आपने उसके शेयर्स पहले से ही खरीद लिए कंपनी के। ओके, तो इससे आपको फायदा हो गया, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है। तो आपको इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाने के लिए सेबी एक्ट करता है। फिर फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनसे भी बचाने के लिए। फिर एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम एंड हेल्प देम इवेलुएट के उनके शेयर्स की प्राइसेस क्या हैं, क्या होने वाली हैं, और उनको बताता है कि कैसे वो मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करने में सभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आ जाए डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या है कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएटरीज को। फिर उनके प्रमोट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कैसे इंटरनेट ट्रेडिंग करवाना, अंडर राइटिंग को ऑप्शनल कर दिया है, उससे क्या कॉस्ट रिड्यूस हो गई है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइमरी मार्केट के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है इसने, तो वो भी एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है। फिर रेगुलेटरी है कि रेगुलेटरी में स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट, अंडरराइटर, इन पोर्टफोलियो मैनेजर, इनको रेगुलेट करना। फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना, म्यूचुअल फंड्स के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है, एक्विजिशन एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनीज के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये रेगुलेटरी फंक्शंस में आता है आपके पास। ओके, दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। हाँ जी, बोलो, कुछ रह गया हो तो। सुनाई नहीं दे रहा, वाइब्रेट कर रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही, मैसेज लिख। बोल रिया, आशीष, कुछ रह गया है तो बोलो। बंद करो फिर। एनएससीआई है? मेरे ख्याल से तो नहीं है एनएससीआई। बाकी अभी मेरे को पता नहीं, इतना ही कर लो, वो खुद कर लो या फिर एनएससीआई। चलो मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है।